सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है यहाँ पर हम 2-3 मुद्दों को लेकर बिल्कुल डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बात करने वाले हैं कि आज 20 जनवरी यानी आप ये समझ लीजिए कि 20 जनवरी को ही शपथ ग्रहण होने वाला है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालने वाला है और ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए और चाइना के मार्केट के लिए। क्यों बोल रहा हूँ, ऐसे तो पूरी दुनिया के लिए स्पेशल होने वाला है, लेकिन इंडियन मार्केट के लिए और चाइना के मार्केट के लिए ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। क्यों होने वाला है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। उसके बाद जो अगली बात होगी वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी को लेकर। यकीनन मोतीलाल ओसवाल एएमसी के जो मैक्सिमम फंड्स हैं उनके अगर रिटर्न्स देखेंगे तो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। ज़्यादातर फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, हर फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। खास तौर से अगर मिड कैप स्मॉल कैप को देखो तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उसको भी मतलब उसके ऊपर भी एलिगेशंस वगैरह अब लगने शुरू हो चुके हैं और लग भी चुके हैं। अब क्या रियलिटी है उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़ तो आपको पहले से भी पता है कि भाई मोतीलाल ओसवाल के ऊपर ऐसा ऐसा है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर हमारी पोर्टफोलियो में मोतीलाल एएमसी के अगर कोई फंड है तो क्या उन्हें रिडीम कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसका भी हाल काउंट जैसा हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और उसके बाद आखिर में बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि इस समय पे एक तो मार्केट में लगातार वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो इस समय पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या बजट का वेट करना चाहिए। क्या हो सकती है बेटर स्ट्रैटेजी, इन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको सपोर्ट करें। चलिए सर डायरेक्ट हम अपने मुद्दे की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज है 20 तारीख। मैं इससे पहले भी बता चुका था कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी संभालने वाला है और यकीनन डोनाल्ड ट्रंप का यूएस के अंदर प्रेसिडेंट बनकर आना ये पूरी दुनिया के मार्केट के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये बंदा आ रहा है चाहे वो स्पेशल अच्छाई के रूप में हो या फिर बुराई के रूप में हो, लेकिन है स्पेशल क्योंकि ये छिटखोपड़ी आदमी है और इसको हर कोई जानता है कि भाई ये कुछ भी करता रहता है, उल्टी सीधी हरकत जो इसके मन में आ जाए वो करता ही रहता है। अभी इसने आने से पहले टैरिफ वगैरह की बात की थी और यकीनन इसके मूड माइंड के ऊपर है। खैर देखने वाली बात यह है कि हकीकत में इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, कहना और सोशल मीडिया के ऊपर लिखना बोलना ये बहुत आसान होता है। ये मैंने पहले भी वीडियो में कहा था और अभी भी कहता हूँ। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर यही है कि देखना है हमें कि आखिर ये करता क्या है। अब देखिए मैंने कहा था कि भाई इंडिया के लिए और यूएस के लिए इंडिया के लिए और चाइना के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप का आना बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंडिया की बात करते हैं ना, इंडिया के लिए स्पेशल क्यों है। देखिए सबसे पहली बात, कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के आने से, समझ रहे हैं ना। लेकिन हम यहाँ पर ख़ास तौर से आईटी सेक्टर की अगर बात करें तो आईटी की जो अक्सर सर्विसेज हैं, ज़्यादातर सर्विसेज हैं वो यूएस के अंदर सेल होती हैं, समझ रहे हैं ना। और कम से कम मैं अगर आपको बताऊँ ना तो सही बता रहा हूँ, 50 से 55% सेलिंग जो आती है वो कहाँ से आती है, यूएस के अंदर से आती है। यानी हमारी जो आईटी सर्विसेज है वो ज़्यादातर यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर सेल किए जाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। दूसरी बात यह है कि भाई इंडिया की जो मार्केट है वो चाइना की मार्केट से डायरेक्ट कनेक्ट है, समझ रहे हैं ना। यूएस के अंदर कुछ भी ऐसा इम्पैक्ट होता है तो उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। और अगर यूएस की मार्केट की बात की जाए तो यूएस की मार्केट के बारे में ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूएस की मार्केट में हो सकता है तेज़ी आ सकती है, क्योंकि बाहरी देशों के लिए अगरचे उसने बहुत ज़्यादा उटांग पटांग स्टेटमेंट देकर रखा हुआ है, लेकिन अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिक के लिए उसने बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट देकर रखे हुए हैं। तो फाइनली ये सारी रीज़न है जिस रीज़न की वजह से यूएस की मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी और यूएस की मार्केट की तेज़ी की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये हमारे लिए स्पेशल है, आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि भाई चाइना के लिए स्पेशल क्यों है। तो भाई चाइना पहले से ही डरा हुआ है, क्योंकि ये ट्रंप आते ही मतलब जीते ही स्टेटमेंट दे दिया था कि भाई हम चाइना के ऊपर जो है ना 60% टैरिफ लागू करेंगे, समझ रहे हैं। ये अलग बात है, अगर चाइना के ऊपर अगर ट्रंप करेगा तो ट्रंप के ऊपर भी चाइना करेगा, ऐसी बात नहीं है। मतलब छोड़ेगा तो वो भी नहीं, चाइना भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन कैसा है ना, ये पहले से बोल चुका है, तो ये देखने वाली बात है।
चाइना में और यूएस के अंदर में इन बार जो है ना कुछ ज़्यादा ही दुश्मनी और ये कह लीजिए कि मतलब 36 का आंकड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप का जो पहले का भी रवैया रहा है चाइना को लेकर वो सही नहीं रहा है, ये बात तय है, समझ रहे हैं ना। और इस मरतबे भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी सबूतें तो पहले ही ट्रंप दे रहा है कि भाई हम चाइना के साथ खुलकर बोला कि हम ऐसा करने वाले हैं, खुलकर तो इंडिया के साथ भी बोला कि भाई इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लागू करेंगे। लेकिन ठीक है, टैरिफ लागू होगी दूसरे देशों के अंदर तो 20% 30%, लेकिन चाइना के ऊपर कितने परसेंट? 60%, 60%। तो ये एक बहुत बड़ा बवाल वाली बात है। तो फाइनली यहाँ तक ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है वो मोतीलाल ओसवाल एएमसी का मुद्दा आता है। अगर आप पिछले कई सालों से रिकॉर्ड उठाकर देखें तो मोतीलाल ओसवाल के कई ऐसे फंड्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन एलिगेशन अभी हाल फिलहाल में लगे हैं, उसको मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। ऐसे आपको पता होगा और ऑफकोर्स आपको पता होगा अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखते हैं तो। देखिए, एलिगेशन ये है कि भाई मोतीलाल ओसवाल के जो फंड मैनेजर है उसने कल्याण ज्वेलर्स के लोगों के साथ मिलकर कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे निवेश किए हैं, आपस में मिली भगत करके, मतलब बातचीत मिलाकर, समझ रहे हैं ना। और मोतीलाल एएमसी के कई ऐसे फंड्स हैं जिसके अगर होल्डिंग्स को देखेंगे तो आपको कल्याण ज्वेलर्स मिल जाएंगे 10% के होल्डिंग्स के साथ, 8%, 7%, इस तरह के होल्डिंग्स के साथ आपको कल्याण ज्वेलर्स के बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे, मतलब कल्याण ज्वेलर्स आपको मिल जाएंगे। तो अब इसी चीज़ को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एलिगेशंस लग रहे हैं, लेकिन अभी ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये हकीकत है या नहीं है, इसको अभी बिल्कुल ही अच्छा या बुरा खराब कुछ भी नहीं कह सकते, समझ रहे हैं ना, जब तक ये क्लैरिटी सामने नहीं आ जाती है। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने वाली ज़रूर है कि अभी तक म्यूचुअल फंड के अंदर जिन जिन एएमसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं बाद में जाकर वो प्रूफ भी हुआ है, समझ रहे हैं ना। जैसे इससे पहले कि अगर मैं बात करूँ तो एक्सिस म्यूचुअल फंड के ऊपर लगा हुआ था, उसके बाद एक और भी एएमसी है जिसके ऊपर लगा हुआ था, और अभी हाल फिलहाल का अगर मैटर देखें तो कौन के ऊपर भी है, ये भी अभी केस चल ही रहा है। तो अक्सर ऐसा होता है कि एलिगेशंस अगर किसी एमसी के ऊपर लगते हैं तो वहाँ पर वो साबित हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इस बात का थोड़ा डर है। अब यहाँ पर जो एलिगेशंस वगैरह लगे हैं तो कुछ बातें हैं जो यहाँ पर भी गौर करने वाली है कि देखिए, अगर गौर करने वाली ये बात है कि भाई मोतीलाल ओसवाल के कई सारे ऐसे फंड्स हैं जिसमें अधिकतर बहुत ज़्यादा मात्रा में होल्डिंग्स दिख रही है कल्याण ज्वेलर्स की, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं है, अगर 10% की होल्डिंग्स है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर तो ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड के अंदर दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस के स्कीम में ऐसा नहीं होता है, कई मरतबा ऐसा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 10% की होल्डिंग्स अगर दे रखी है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर तो इसका मतलब है कि वो गलती है। मैं इसको गलत सही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी वही बात है मेरे बात कि क्लैरिटी क्या आती है ये देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर इन्वेस्टर्स के मन में और बहुत मरतबा अभी जो सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि क्या अभी मोतीलाल ओसवाल के फंड को रिडीम कर देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और चलते ऐसा ना हो कि इसका हाल कोर्ट जैसा हो जाए। तो क्या अभी मोतीलाल ओसवाल के फंड को रिडीम करना चाहिए या बने रहना चाहिए? तो सर यहाँ पर देखिए, एक बात इंपॉर्टेंट है जो कि आपको गौर करना चाहिए। बराबर मैं इससे पहले भी कई मरतबा बोल चुका हूँ, कल भी ईमेल के ऊपर एक पोर्टफोलियो मैंने रिव्यू किया था, मतलब रिव्यू क्या किया था, मैंने रिप्लाई किया था। तो उसमें एक ही एमसी के 2-3 फंड्स थे एक्सिस के, तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि सेम फंड्स आपको, सेम एमसी से मल्टीपल फंड्स आपको नहीं लेने चाहिए। और यही बात यहाँ पर भी कहना चाहूँगा कि मोतीलाल ओसवाल एमसी के अगर मल्टीपल फंड्स आपकी पोर्टफोलियो में हैं तो कुछ फंड को आप रिडीम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एक है या 1 से 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहिए और इंतज़ार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा फंड है अगर आपके पोर्टफोलियो में 2, 3, 4 हैं, इस तरह हैं, तो आप बिल्कुल, कुछ फंड ऐसे हैं जिनको आप एग्जिट करिए, जो सही लगते हैं गिने चुने फंड उनको ही आप रखिए, समझ रहे हैं ना। और एग्जिट करना ज़रूरी भी है। क्यों एग्जिट करना ज़रूरी है? मान कर चलिए हम इस इंतज़ार में बैठे रहेंगे कि भाई अभी तो जाँच चल ही रही है, समझ रहे हैं ना, क्लैरिटी आने तक वेट करेंगे, जब तक हाल हो जाएगा कौंट वाला फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे भी पिछले 1 महीने से अगर देखें तो क्या कहते हैं, मोतीलाल ओसवाल के फंड भी और दूसरी बात कल्याण ज्वेलर्स भी डायरेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं। बट एक बात फिर से अगेन मैं कहना चाहूँगा कि भाई इन चीज़ों की पुष्टि हम नहीं करते हैं, रियलिटी क्या है अभी जो न्यूज़ आ रही है वही न्यूज़ ही समझकर मैं आपको बता रहा हूँ। बट इसकी हमारे पास अभी तक सच्चाई या झूठाई
कुछ भी कह लीजिए, इसकी कोई भी 100% सबूत अभी नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक उसको गलत या फिर सही कुछ भी हम नहीं कह सकते हैं। अब आज 20 तारीख है, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था, और फरवरी 1 तारीख आने वाली है। अब 1 तारीख जो फरवरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बजट आने वाला है। तो अभी बात ये आती है कि इस समय पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बजट का वेट करना चाहिए। तो देखिए सर, बजट में कुछ ऐसा खास तो नहीं आएगा। सबसे पहले तो इस बात को आप याद रखिए और माइंड में इस चीज़ को आप जगह दीजिए कि बजट से अगर बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं तो ये चीज़ हटा दीजिए, अपने माइंड से निकाल दीजिए। बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है और बजट में कुछ बहुत बड़ा खास नहीं होने वाला है, इस बात को सबसे पहले याद रखिए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने की बात है तो एसआईपी करना चाहे तो आप कर सकते हैं, चाहे वो स्टॉक में हो या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर हो। लेकिन अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से, मेरी थिंकिंग के हिसाब से, और ये मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि भाई बजट तक आपको वेट करना चाहिए। और अभी तक जितने भी इस तरह के कमेंट आए हैं मैंने वहाँ पर यही कहा है कि आपको अभी वेट करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझ रहे हैं ना। क्योंकि बजट के दिन और बजट के बाद आपको अच्छा खासा मौका मिलेगा। अब बजट के बाद चाहे जो भी हो मामला, 10 दिन 12 दिन या 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद जैसा भी रहेगा मार्केट, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि बजट के जस्ट बाद आपको बहुत सारा पैसा निवेश करने का मौका मिलेगा, ये मुझे लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आपको वेट करना अभी ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको वेट करना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको वेट करना चाहिए। अब देखिए लास्ट में एक बात और भी कहना चाहूँगा मोतीलाल ओसवाल को लेकर कि भाई देखिए, एक गरीब इंसान, कहते हैं ना एसआईपी का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि भाई गरीब इंसान भी एसआईपी कर सके। और देखिए यकीनन अभी एसआईपी करने वाले जो नए नए इन्वेस्टर्स हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का सिर्फ 10,000 रुपये कमाते हैं, उनमें से 1,000 रुपये की वो एसआईपी कर देते हैं। सोचिए ऐसे लोग पैसे लगा रहे हैं और उनके पैसे के साथ ये घपलेबाजी और ये घोटाले जो हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सेबी को इतनी तगड़ी सख्त से सख्त सज़ा इस पर करनी चाहिए और देनी चाहिए जिसका जवाब न, मतलब ऐसे लोगों का पूरा कैरियर ख़त्म कर देना चाहिए कि भाई ज़िंदगी भर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ना वो बिजनेस कर सकता है, ना किसी फंड को मैनेज कर सकता है अगर वो फंड मैनेजर है तो, और अगर कोई कंपनी है तो उसको डील स्टेट कर देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। और हमेशा के लिए, क्योंकि देखिए कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एक स्कीम अगर होता है तो म्यूचुअल फंड के अंदर एमफी की भी वैल्यू और इज़्ज़त ख़राब होती है, सेबी की भी इज़्ज़त ख़राब होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। प्लस म्यूचुअल फंड और स्टॉक की जो इंडस्ट्री के ऊपर जो एक बिलीफ, एक भरोसा है ना लोगों का, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और याद रखिए जिसके ऊपर से भरोसा ख़त्म हो जाए ना, उसको लेकर इज़्ज़त सम्मान सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए सेबी को इस चीज़ को लेकर। अगर इस मामले में जुर्म में पाए जाते हैं और अगर ये साबित हो जाते हैं कि ये रियल है और अगर पकड़े जाते हैं तो यकीनन उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि इंडिया के ऐसे लोग जो गरीब है, मजदूर है, मिडिल क्लास के लोग हैं और वो बड़ी मुश्किलों से पैसा बचाकर निवेश करते हैं और उनके पैसे के साथ ऐसी घटियापन वाली जो हरकत हो रही है ना, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल माफ़ी के लायक नहीं है। बाकी आप लोग अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर रखिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर रखेंगे और मुझे भी जानकर खुशी होगी कि आप इसके बारे में कैसे सोचते हैं, किस हिसाब किताब के आपके ओपिनियन है, समझ रहे हैं ना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।